नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, भारत जिसको 2047 तक विकसित भारत देश बनने का एक सपना देखा गया है, क्या उसका रास्ता इतना आसान है? हम सब हर समय कहते रहते हैं कि भारत को विकसित भारत बनाना है, और जिस तरीके से आज हम कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे भारत की जीडीपी बढ़ रही है, क्या ये विकसित भारत बनने के लिए सही तरीका है या नहीं? इसको समझने के लिए आज के हम वीडियो में डिटेल तरीके से जानेंगे कि किन किन चीजों को अगर हम और इंप्रूव कर लें तो भारत एक विकसित भारत बनने में इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। हम आज समझते हैं कि जहां पर स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप अगर भारत के देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर यूएस की जो कंडीशन है करंट टाइम में, जॉब क्रिएशन वहां पर बहुत धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। चाइना बैलेंसिंग ट्रेड सरप्लस वर्सेस रियल एस्टेट डिस्ट्रेस हो रखा है। चाइना में ट्रेड सरप्लस बैलेंस और रियल एस्टेट का डिस्ट्रेस हो रखा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और दुनिया के 9 में से 10 में से 9 मेजर सेंट्रल बैंक्स ने अपने रेट कट किए हैं। उसके बाद पैराडॉक्स यहां पर आता है कि भारत के अंदर जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बढ़ने के साथ साथ जॉब का क्रिएशन नहीं हो रहा है। मतलब इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन लोगों के जेब में पैसा नहीं जा रहा है। मतलब इनकम डिस्पैरिटी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में देखी जा रही है। इनकम डिस्पैरिटी का मतलब होता है अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। मतलब ये हैवी लेवल पे नहीं देखा जा रहा है। ये आने वाले समय में अगर इसको इंप्रूव नहीं किया गया तो ये डिस्पैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी उस मॉडेस्ट लेवल पर है जहां पर कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, इंडिया करंट स्टेट जो है वो गॉड लाइक लॉक फेज में चल रहा है। कैसे? आरबीआई ने रेपो रेट डाउन कर दिया है 125 बेसिस पॉइंट पर 5.25% पर। एनपीएस बॉटमिंग आउट कर रहे हैं हमारे। S&P अपग्रेड वैलिडेट्स द स्टेबिलिटी। S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने हमारी जो रेटिंग दी है बैंक्स की वो स्टेबल दी है, उसको स्टेबल माना है। लेकिन अगर हम इसको स्टेबल तक ही रखेंगे तो शायद हम बढ़ नहीं पाएंगे, तो हमें इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। इस वीडियो का एक मैं व्यू पॉइंट दे रहा हूं आपको कि हम इस वीडियो में किस बारे में आगे बात करेंगे। और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब शिफ्ट फ्रॉम इन्वेंशन टू एडॉप्शन एआई इन एजी एंड हेल्थ। एजी मींस एग्रीकल्चर एंड हेल्थ सेक्टर एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन दैट प्रोजेक्ट्स पीपल नॉट ऑब्सोलेट जॉब्स। ऐसे इंस्टीट्यूशन बिल्ड करें जहां पर ऑब्सोलेट जॉब ना क्रिएट हो, वहां पर लोगों को एक सस्टेनेबल जॉब मिलने का आधार हो। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन बनी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी, यहां पर 3 ही देश की बात क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ ही साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर शायद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो करंट टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि यूएसए है, उसके अंदर स्लो जॉब क्रिएशन हो रहा है, उसकी इकोनॉमी के स्लो डाउन आ रहा है और वहां पर नई नौकरियां क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। जहां पर चाइना पूरी दुनिया में अपना डंका पीट रहा है, कह रहा है कि हम एक्सपोर्ट सरप्लस में हैं, लेकिन उसके खुद के देश की जो रियल एस्टेट की डिमांड है और उसके देश की जो कंजप्शन है उसमें स्लो ग्रोथ आ रही है। स्लो ग्रोथ आने का मतलब डिमांड अगर कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, तो इंडस्ट्री भी अपने आप में स्लो पेस में आ जाएगी। हर समय ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक स्टैग्नेंट लेवल पर डिमांड मेंटेन रहनी चाहिए। और दुनिया की 10 में से 9 सेंट्रल बैंक्स ने अपने रेट कट किए हैं। रेट कट कब किए जाते हैं? या महंगाई आ रही होती है और कोशिश की जाती है कि लोग लोन ज्यादा से ज्यादा लें। जब हमारी सेंट्रल बैंक्स रेट कट करती हैं, उस रेट कट का फायदा आने वाले कस्टमर्स को बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो आपको अगर लोन जितना सस्ते अमाउंट में मिलेगा, आप उतना ही लोन लेने का प्रयास करोगे। लेकिन वहां पर बैंक का एक लेवल पे थोड़ा सा नुकसान होता है। अगर आप मान लीजिए 10% पे बैंक से लोन ले लेते हैं तो बैंक प्रॉफिट में है, और आप लोन लेने नहीं आ रहे हैं तो बैंक को अपना परसेंटेज कम करके 9% करना पड़ता है, तब आपको अट्रैक्टिव लगने लगता है और आप जाकर के लोन लेते हैं। ये तो तरीके होते हैं कि लोन लेने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल नेट बेस पे बैंक को 1% का लॉस हो रहा होता है। लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ाने के लिए बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स हमेशा प्रयास में रहती हैं कि हम दुनिया के अंदर डिमांड को मेंटेन रखने के लिए रेपो रेट को हमेशा बैलेंस करके रखेंगे। यहां पर इंडिया की सबसे ज्यादा अच्छी बात इस साल ये देखी गई है, इंडिया इज करेंटली enjoys a गॉड लाइक फेज ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडिया
कोर एंड अंडरलाइंग इन्फ्लेशन जो हमारा है वो ऐतिहासिक रूप से मई 2022 में 6.7% में था, जून 2022 में 6.7% से आकर के यहां पर जून 2025 में 2.9% पे इन्फ्लेशन आ गया है। मतलब महंगाई दर सीधे सीधे 3% नीचे आ चुकी है। मतलब लोगों को सीधे सीधे इसका बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, जिस देश में महंगाई कंट्रोल में रहेगी वहां की जनता अपने आप ही संतुष्ट रहेगी। उनकी अगर बेसिक एमिनिटीज नीड्स बहुत आसानी से पूरी हो रही हैं तभी वो आगे अपने बारे में कुछ भी सोच सकती हैं। इंडिया का जो करंट टाइम में जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि मान लीजिए बैंक ने 100 करोड़ रुपए लोन दिया हुआ है और उस 100 करोड़ के लोन में से 97.5 करोड़ रुपीस बैंक को वापस मिल गए हैं, मात्र 2.5 करोड़ का उनके साथ किसी ना किसी तरीके से फ्रॉड हुआ या देने में असमर्थ रहा, सामने वाला कस्टमर के पास अब पैसे नहीं है, तो इसका रेट बहुत कम रहता है। देखिए, लोन देना एक रिस्क का काम भी और लोन लेना भी एक रिस्क का काम है, लेकिन बैंक्स ये नहीं कर सकती कि लोन पूरी तरीके से बंद कर दें और लोन ना दें, क्योंकि उनकी कमाई वहीं से है। तो इनको ये लेकर के भी चलना होता है कि कितना एसेट नॉन परफॉर्मिंग है, कुछ पैसा रखा हुआ है जो वापस नहीं आया, लोगों तक नहीं पहुंचा, उसका अगर हम परसेंटेज देखेंगे वो मात्र 2.3 से 2.5% पर है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है। मात्र 2% पैसा जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में आ रहा है। यहां पर फिस्कल कंसोलिडेशन, ऑन गोइंग एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पर लोगों को आसानी से पैसा मिले और बैंक को वो पैसा आसानी से रिकवर करने को मिले, क्योंकि जितनी ज्यादा सर्कुलर इकोनॉमी होगी, मींस दैट मनी मिलना और मनी का वापस जाना बैंक में, ये जितना ज्यादा ईज ऑफ डूइंग प्रोसेस होगा उतना ज्यादा हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को जितनी आसानी से पैसा मिलेगा वो उतनी आसानी से रिस्क लेंगे, जितनी आसानी से रिस्क लेंगे उतनी आसानी से इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा। S&P ने हमारी रेटिंग को वैलिडेट किया है, स्टेबल बनाया है, बताया है, हमारी बैंक्स को बहुत ज्यादा स्टेबल बताया है। बीच में बहुत ज्यादा सवाल उठे थे हमारे देश की बैंकों पर कि उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, बैंक्स क्या कर रही हैं, लेकिन सरकार की मदद से और साल दर साल मेहनत करने की मदद से देखा गया कि भारत की बैंक्स आज के समय में करंटली स्टेबल सिचुएशंस में हैं। क्योंकि करंट टाइम में देखिए, सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो एक व्यक्ति को होता है वो अपनी बैंक्स पर होता है। बैंक में वो अपना पैसा रखते हैं, वो एफडीज करवाते हैं, वो उसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो बैंक एक बहुत बड़ा सोर्स है जो अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो भारत के लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन हो सकती है, या किसी भी देश के लिए बुरी सिचुएशन होगी। तो अपने देश के बैंक्स को मेंटेन रखना, उनके अंदर आने जाने में जो पैसा आ रहा है जा रहा है लोगों को इजीली मिलना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट करंट टाइम में इंडिया में आ रहा है कि जहां पर इंडिया की हाई इनकम मैथ अगर देखा जाए, रिक्वायर्ड अनप्रेसिडेंटेड सस्टेन परफॉर्मेंस। देखिए, मैं एक पॉइंट यहां आपको समझाता हूं। कोई भी देश की जीडीपी को देखकर वहां की प्रॉस्पेरिटी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस का मतलब कितना अमाउंट ऑफ मनी आपके देश में है। इंडिया की इकोनॉमी 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग $2600 से $3000 के बीच में आती है, जो दुनिया के एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। तो इंडिया की अगर इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन बनती है तो इनको अपनी पर कैपिटा इनकम को भी हमारे देश को $2500 से $6000 पर ले जाना होगा। मतलब लोगों की एवरेज इनकम अगर आप आज देखें तो वहां पर 2.5 लाख रुपए पर ईयर से ले जाकर के इसको 6 लाख रुपए पर ईयर पर ले जाना होगा। मतलब अगर देश में पैसा आ रहा है तो वो आम आदमी की इनकम को भी बढ़ाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहां पर ये हमको समझना होगा, अगर हम अपने देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं तो हम अपने देश की हर तरह की वो समस्या को खत्म कर सकते हैं जिनसे आज हम जूझ रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए, अगर हम नॉर्मली जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज चल रही है, बिजनेस चल रहे हैं, हम उनको देखें तो वो यूजुअल प्रोसेस में है। लेकिन अगर हम 8% की ग्रोथ को लगातार 20 साल तक पकड़े रहेंगे तो हम हाई इनकम स्टेटस को टच करने में हमसे कोई रोक नहीं सकता। हर बार हमें कहा जाता है कि हमको अपनी ग्रोथ को 8% से 10% के रेट पर ले जाना होगा। करंट टाइम में भारत का जो करंट डेटा आया, कहा गया है 2026 में हम 7.5% पर रहेंगे। तो अभी भी हम एक लेवल पर थोड़ा सा कम ही है जिसको हमको ग्रोथ में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कहां करंट टाइम में क्या हो रहा है, हाउस होल्ड सेविंग्स कम होती जा रही हैं। सेविंग्स अपने लोवेस्ट रेट पे है। जो करंट जनरेशन है, जो मिलेनियल जनरेशन, जेनजी जनरेशन है,
वो सेविंग्स में यहाँ सॉफ्टन हो चुकी है और इसको ऑफसेट करती है बोरोइंग से। बोरोइंग मतलब लोग लोन तेजी से ले रहे हैं लेकिन पैसे बचाने में लोग बहुत ही ज्यादा पीछे रह रहे हैं। लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कम रह रहा है, ये भी देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट डीलेवरेजिंग एंड कंटिन्यूस, यहाँ पर कॉर्पोरेट डीलेवरेजिंग बहुत तेजी से हो रही है, मतलब कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है उनके ऊपर जो डेट है, कंपनियां अपने ऊपर से बहुत तेजी से डेट हटा रही हैं, अपने ऊपर से कर्जा हटा रही हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री कर रही हैं। ये भी एक लेवल पे हमारे लिए ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। कॉर्पोरेट जब लोन लेती है तो लोन कहां से लेती है? बैंक से लेती है, तो बैंक्स को वहां से प्रॉफिट होता है, तो जीडीपी में वो ग्रोथ एडिशन होता है, या कहीं से भी जो पैसा उठाती है वहां से उसको इंटरेस्ट आता है तो अमाउंट बनता है। तो कॉर्पोरेट अगर अपने आप को फ्री करता जाएगा तो ऑटोमेटिक वहां पर इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन शायद थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई देगी। प्राइवेट कैपेक्स साइकिल वेटिंग फॉर मटेरियलाइज, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल का मतलब होता है प्राइवेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा है। लोग पैसे खर्च तो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे प्रोडक्शन लाइन में उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सस्टेन्ड प्रोस्पेरिटी डिमांड्स अ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू हार्नेस अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो हम लोग हार्नेस हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। हर चीज का एक सेट पैरामीटर हमारे देश को, हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स को मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर ये देखा जाए कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दें कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए करंट टाइम में कोई हमको कंपनी सेट करनी है तो एक टर्म आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इस लेवल पे आ जाएं कि हम अपने घर से हर तरह का कागज का कार्यवाही अपने घर से कर सकें, और वो काम अगर मान लीजिए वो 48 घंटे में भी अगर हो जा रहा है और अपनी कंपनी स्टार्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये हमारे देश में इकोनॉमिकली हमको बहुत ही ज्यादा ग्रो करने में आसान रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें हेडलाइंस को छोड़ते हुए नंबर्स, स्ट्रक्चरल लेवल पर आउटपुट गैप जो है वो 1.3% है। यहां पर पैंडेमिक का जो आउटपुट आया है जीडीपी का वो परसेंटेज पैंडेमिक के लेवल पे देखा जाए तो उससे कम ही आया है। एफडीआई का इनफ्लो शॉर्ट ऑफ एवरेज है। एफडीआई करंट टाइम में हमारे देश से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है एफडीआई को। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मॉडेस्टली अबव द लॉन्ग टर्म एवरेज। करंट टाइम में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो हमारे देश की कैपेसिटी है, हम उससे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको और अच्छा करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी से ज्यादा आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड सोवरीन डेट एलिवेटेड रेशियोज कॉम्पिटिटिव प्री इलेक्शन ट्रांसफर। सोवरीन डेट का मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा फ्री में पैसे बांटना, फ्रीबीज बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। जिसको इलेक्शन जीतना होता है वो फ्री में लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है सरकार। अगर सरकार उसी पैसे को उठा करके एजुकेशनल सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसमें लगाती है तो उन्हीं लोगों को उसी पैसे से बहुत बड़ा बेनिफिट, इंडस्ट्रियल बेनिफिट मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि फ्रीबीज आप दे रहे हो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन फ्रीबीज का इस्तेमाल करना करके अगर हम उसी का इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ में इस्तेमाल कर दें तो वो उससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छा माना जाएगा। आप ये मान लीजिए डायरेक्ट पैसा देने से अच्छा पैसा कमाने का सोर्स दे दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ फ्यूचर के लिए देखा जाता है। द सर्विस शॉक एब्जॉर्बर सर्विस सेक्टर स्ट्रेंथन हैज कुशन्ड द इकोनॉमी वाइल द रूपी हैज बिकम मोर मार्क डिटरमाइंड। देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे देश में हर चीज छुपी हुई इसलिए है। कहा जाता है कि अगर घर का पहला कमरा बहुत सुंदर है तो एक लेवल पे आप अपने मेहमानों पर इंप्रेशन बनाकर चले जाते हैं, आपका घर कैसा भी हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह दिख रहा है कि सर्विस सेक्टर की वजह से पूरी भारत की इकोनॉमी पे एक ऐसा कुशन लगा हुआ है, एक ऐसा पर्दा लगा हुआ है जिसमें लोगों को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि भारत को अभी बहुत ज्यादा मल्टीपल सेक्टर्स में मेहनत करनी होगी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा बनना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत के पास इतनी ताकत होने के बावजूद अपने फुल पोटेंशियल पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और अच्छे से काम करना होगा। पैराडॉक्स यहां पर यह है कि हमारे देश में वर्कफोर्स तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके लिए जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। क्रिएटिव लेवल पर देखा जाए, इंडिया इज एब्जॉर्बिंग अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज मतलब मशीनरी वर्क इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्क इतने ज्यादा से बढ़ते जा रहे हैं,
तो लोगों को जॉब पर्सनल लेवल पर नहीं मिल रही है। तो हमारे देश में कुछ ऐसा इनोवेटिव लेवल पे एआई और मशीनरी या इन्वेस्टमेंट ऐसा करना चाहिए कि हम जॉब और ग्रोथ को एक साथ लेकर चलें, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ भी जाती है लेकिन आपकी आम जनता के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आएगी। वी मस्ट अडेप्ट टेक्नोलॉजीज इनटू आवर कॉन्टेक्स्ट द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए हमको ये करना पड़ेगा, मस्ट अडेप्ट टेक्नोलॉजीज टू आवर कॉन्टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। सेक्टोरियल डिस्ट्रेस सिग्नल्स अ डीपर क्वेश्चंस अबाउट मार्केट। क्या करता है, अगर हम ध्यान से देखें तो स्पेशलाइजेशन वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन। हम डाइवर्स सेक्टर में काम तो कर रहे हैं लेकिन हमको स्पेशलाइज भी होना पड़ेगा। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ओनरशिप, हमको पब्लिक ओनरशिप के साथ साथ प्राइवेट ओनरशिप्स को भी चीजों में लाना पड़ेगा। जैसे सबसे बढ़िया काम होता है हमारे देश में, स्पेस एजेंसीज को हमारे देश के अंदर एंट्री दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर्स को स्पेस एजेंसी में काम करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर निकल के आता है, हमारे देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको भी शायद प्राइवेटाइज करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और यहां पर मार्केट कंसंट्रेशन एंड कंपटीशन, हमको अपने यहां मार्केट कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, उसको कंपटीशन बढ़ने देना चाहिए। मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब जैसे एविएशन सेक्टर है, इंडिगो की फ्लाइट्स में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई और यहां पर आपने देखा अहमदाबाद एयर क्रैश, इंडिगो ऑपरेशनल मेल्टडाउन, दीज आर द नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, दे आर एग्जाम्प्लीफाई चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग एफिशिएंसी विद रेजिलियंस। हमारे यहाँ 2 टेलीकॉम या 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं, इसको उठा करके अगर और बढ़ाया जाए तो कंपटीशन बढ़ेगा तो कॉस्ट में कमी आएगी। तो हमको कंपटीशन और ज्यादा क्रिएट करने में प्रयास करना चाहिए। जितने ज्यादा से लोग होंगे हमारे यहाँ प्रोवाइडर्स, जैसे कार कंपनियां हैं, मल्टीपल कार कंपनियां अपने प्रयास में रहती हैं कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएं और कम से कम कॉस्ट में पहुंचाएं, क्योंकि दूसरी कंपनी हमको दे देगी। स्ट्रक्चरल बैलेंस इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। स्ट्रक्चरल बैलेंस जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्रूशियल बैलेंस है। अगर हमने इकोनॉमी को बैलेंस आउट नहीं किया तो हमको प्रॉब्लम आ सकती है। हेडलाइंस यहां पर क्या है, हेडलाइन स्ट्रेटजी क्या है, स्टैब्लिश एम्ब्रेस द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन व्हाइल मैनेजिंग सोशल डिस्ट्रप्शन। देखिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए इनोवेशन एंड डिसरप्शन। यहां पर डिसरप्शन वर्ड इसलिए यूज किया गया है, इनोवेशन मतलब नई टेक्नोलॉजी में नया इन्वेंशन किया जाए, नई नई चीजें हमको डेवलप करनी पड़ेंगी। आज जिस मेथड से हैं उससे एडवांस मेथड में आना पड़ेगा। डिसरप्शन मतलब पुरानी चीजों को धीरे धीरे डिस्प्लेस कर दें, ओल्ड मेथड्स को, और नए मेथड से उसी चीज को काम करने का प्रयास करें। तीसरा आपका आता है सोशल प्रोटेक्शन एंड स्किलिंग। लोग काम तो करें, जॉब तो करें, लेकिन उनको सामाजिक प्रोटेक्शन मिले। जॉब में एक ऐसे लॉज आए, लेबर लॉज में ऐसे बदलाव आए कि कंपनियां एक्सप्लॉइट ना करें। जैसे अभी गिग वर्कर्स का जोमैटो के अंदर बहुत बड़ा मामला उठा कि गिग वर्कर्स को डिलीवरी पार्टनर बुलाया जाता है, उनको ना कोई सेवा दी जाती है, ना कोई उनको सपोर्ट दिया जाता है, ना कोई उनको हेल्प दी जाती है। बहुत सारे केसेस में लोगों ने बोला कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए भी इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं कि लेबर्स के, पीपल्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। यह ना हो कि कंपनियां लोगों को एक्सप्लॉइट करें और उनके जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको रीलोकेट और कलेक्ट, कैपिटलाइज करें लेबर के ऊपर, फिर इनोवेट करें, फिर इंडस्ट्री बनाएं, ऐसे ही बढ़ते रहें। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 1800s के टाइम पर, तो यही साइकिल सबसे ज्यादा काम आई थी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। क्योंकि देखिए इकोनॉमी के अंदर सिर्फ पैसा बनाने वाला बड़ी बात नहीं है, पैसे को बैलेंस रखना, जॉब को बैलेंस करना, लोगों के हक में बात करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम ध्यान से देखें टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी क्या है, एडॉप्शन ओवर इन्वेंशन। हम क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की आदत बहुत खराब है। हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम इनोवेट करेंगे ये बहुत ज्यादा और अच्छा होगा। जहां पर 1 साल के अंदर पेटेंट एप्लीकेशन चाइना के अंदर 16 लाख डाली गई हैं, 16 लाख पेटेंट, वहीं पर भारत ने मात्र 70,000 पेटेंट डाले हैं। पेटेंट मतलब हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है तो हम उसको पेटेंट करा लेते हैं कि ये हमने बनाया है, कि दूसरी कंपनी या दूसरा कोई व्यक्ति इसको चोरी ना कर ले, इससे बचाने के लिए। और एआई का इस्तेमाल मात्र मोबाइल तक ना रह जाए कि हम अपने मोबाइल से, माइक से खाली पूछते रहें एआई ये कैसे करे या वो कैसे करे। हमको एआई को एग्रीकल्चर में यूज करना चाहिए,
हम उसका इस्तेमाल करें। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन में एआई का यूज करना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर, जो भारत डंका पीटता है पूरे विश्व में, उसको एआई इंटीग्रेटेड करके और एडवांस इतना बना दिया जाए कि पूरी दुनिया के अंदर और अच्छे से चले और अच्छा नाम कमाए और पैसा कमाए। और पब्लिक सर्विसेज में भी एआई का इंटीग्रेशन आसानी से होने देना चाहिए। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम अपने देश में एडॉप्शन अगर करेंगे तो ज्यादा दिक्कत बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। हम अगर इनोवेशन करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। रिसर्च स्पेंडिंग इज मॉडेस्ट। हमारे देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, R&D पर बहुत ज्यादा कम खर्चा होता है, मात्र 0.65%। अगर हमें मान लीजिए कुछ भी बनाने में लंबा समय लगता है, लगने दीजिए, लेकिन आप उस पर पैसा एक्सपेंस कीजिए। चाइना के अंदर पहले किसी भी प्रोडक्ट को R&D की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं। हमारे देश में क्या करते हैं, दूसरे से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, फिर अपने देश में आप बनाइए। तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ मेक इन इंडिया कर रहे हैं, हम इनोवेट इन इंडिया में बच रहे हैं। अगर हम अपनी चीजें भी स्वयं बनाने लग जाएंगे, स्वयं से डेवलप करेंगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज को कॉम्पीट करेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं और अच्छे से ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ विल कम फ्रॉम स्केलिंग एग्जिस्टिंग टेक, नॉट इन्वॉल्विंग लार्ज लगेज मॉडल्स को। सिर्फ LLMs अगर हम लगे रहेंगे कि हम बड़ा बड़ा प्रोड्यूस कर दें, बहुत सारी चीजें बना दें, दुनिया की डिमांड को पूरा कर दें, तो इससे खाली ग्रोथ उतनी ही आएगी जितनी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा नीचे ही आएगी। ग्रोथ हमें अगर और बड़ी रखनी है तो हमको अपना इनोवेशन भी करना पड़ेगा, अपनी चीजें बनानी पड़ेंगी, अपनी नई नई उसी प्रोडक्ट का अपना वर्जन बनाना पड़ेगा, तो वहां पर बड़ा नाम होगा। जैसे कि वर्ल्ड के अंदर चाइनीज फोन के ऊपर दुनिया हंसती थी एक टाइम पर, आज वही चाइनीज फोन्स पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका पीट रहे हैं। दुनिया के अंदर रैंक 1 पे अगर अमेरिकन फोन है, रैंक 2 पे अगर कोरियन फोन है, तो रैंक 3 के अंदर वहां पर चाइनीज फोन है। तो भारत को भी अपने अंदर फोन हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हो गई, ग्लोबल एग्रीकल्चर हो गया, मल्टीपल फील्ड्स के अंदर भारत को अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए। जैसे कि भारत का पार्ट है बिहार भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है, क्योंकि भारत का पूरी आबादी का 9% मात्र बिहार में रहते हैं, लेकिन जीडीपी में जो आउटपुट है मात्र 2% का है बिहार के अंदर। और बिहार की आबादी का 65% आबादी जो है वो लगभग 60% आबादी वो 25 साल से कम उम्र की है। अगर हम इस आबादी का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आउटपुट ट्रिपल्ड हो गया है 2-3 गुना में, लो कॉस्ट लेबर, फर्टाइल सॉइल, रिच हेरिटेज मिल रहा है, अगर हम इस ग्रोथ को, इस जीडीपी एडिशन को 2% से बढ़ा करके 10% से 15% पे भी अगले 5 साल 10 साल में ले आते हैं, तो बिहार के साथ साथ भारत की भी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। जिस तरीके से अदर स्टेट्स ग्रो कर रहे हैं, बिहार के अंदर भी वो पोटेंशियल है कि बिहार भी ग्रो कर सकता है। क्योंकि देखिए, कहीं पर भी यूथ है, यूथ को सबसे पहले आप एजुकेट करिए, फिर इनोवेट करने को कहिए, इनोवेट करने के बाद वहां पर इंडस्ट्रियल क्रिएशन करिए, इंडस्ट्री क्रिएशन होगा तो वहां पर जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा तो अपने आप पैसा कमाएंगे लोग, पैसा कमाएंगे तो अपने आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आनी ही आनी है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी यूथ अभी भी बहुत सारे मौके की तलाश में है। उस तलाश को अगर हमारी सरकार और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर पूरा करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई भी भारत को विश्व में ग्रोइंग इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने में रोक नहीं सकता है। और भारत दुनिया के अंदर अगर ग्रो करना चाहता है तो कई पैरामीटर हैं, वो माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस अगर भारत ने कर लिए तो भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा, जिसमें डेटा है, रूल्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लॉजिस्टिक्स के अंदर सामान आने और जाने की कॉस्ट को और टाइम को कम किया जाए, स्पीड में सामान की लोडिंग अनलोडिंग हो, हम इसको बहुत तेजी से बढ़ाएं। उसके बाद रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी मैटर्स एज मच एज इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स जितना ज्यादा मैटर करते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी भी मैटर करे कि आपके देश की इकोनॉमी कहां जा सकती है, वो दिखे कि वो रेटिंग करने में उतना आसानी हो। और क्रेडिबिलिटी, रेगुलेशंस हमारे देश की इतनी अच्छी हो, हमारे देश में किसी को भी कंपनी खोलना उसका प्रोसेस इतना अच्छा हो। जो सरकारी सिस्टम में हमारे यहाँ कमियां हैं, अगर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए तो शायद देश की ग्रोथ में कोई भी कमी आने वाले समय में नहीं रहेगी और भारत विकसित भारत बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर रोड मैप देखा जाए, अगर हम आने वाले 20 साल तक हम अपना
रियल ग्रोथ जो है 8% पर सस्टेन कर ले जाएं, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने यहाँ एग्रीकल्चर और पब्लिक सर्विसेज और हेल्थ केयर के अंदर लेके आ जाएं, तो आप ये समझ लीजिए जॉब के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ग्रोथ होगी। क्योंकि अगर हम एआई का इस्तेमाल मात्र टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में करेंगे, उसके साथ साथ अपने यहाँ जो भी नौजवान हमारे यहाँ नए नए लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, नए लोग स्किलफुल बन रहे हैं, जॉब क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाले समय में नहीं देखी जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके देश की इकोनॉमी बढ़े लेकिन लोगों की कमाई ना बढ़े तो इस इकोनॉमी के सस्टेन करने की पावर बिल्कुल नहीं होती। अगर लोगों की जेब में पैसा बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक हमारा देश एक ग्रोथ इंजन बन जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन, लेबर रिफॉर्म, सोशल ओपननेस टू चेंज, मतलब लेबर रिफॉर्म लाए, सरकार एक ऐसा सिस्टम लाए जहां पर कोई भी किसी का गलत फायदा ना उठाए और काम करने में उस व्यक्ति को इतना आसान लगे, अपनी बात को वो कह सके, सोशल ओपननेस में वो पूरी बातों को अपना कह सके, और हमारी सोसाइटी में इतनी ट्रांसपेरेंसी हो हर चीज को लेकर के हमारे भारत देश के अंदर, तो भारत की ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं सकता है। ड्यूरेबल, ब्रॉड बेस्ड एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब शॉर्ट टर्म का ना देख करके एक लंबे समय का गोल लेकर के हमें चलना पड़ेगा। तो यहां पर जो सिस्टम है, इनोवेशन अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन ग्रोथ, हम सिर्फ इनोवेट कर ले जाएं, इससे ग्रोथ होना 100% पॉसिबल नहीं है। इट रिक्वायर्स यूजफुल नॉलेज, स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड सोसाइटल ओपननेस टू चेंज। यूजफुल नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए एंड सोसाइटल ओपननेस, मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कैसे हैं। बार बार अपने आप को सांत्वना नहीं देना है कि हम बहुत ताकतवर हैं। जो हमारी कमियां हैं हम उसको देखें, समझें और उसको खुल करके इंप्रूव करें। अगर चाइना ने आज ये सोचा होता कि हमारे फोन्स बेकार हैं, हम अब चाइनीज फोन नहीं बनाएंगे, तो आज हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियां जो आज फोन लेकर के दुनिया में नाम बना रही हैं, अमेरिका तक को उस कंपनी को बैन करना पड़ता है, तो आज यहां पर चाइना ना खड़ा होता। अगर हम डर गए इनोवेट करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत डरता है, लेकिन भारत को अब तेजी से कदम लेना पड़ेगा। और भारत में जो लोग इस कदम को उठा रहे हैं, उसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े लोगों को मिल करके अपना हाथ बटाना होगा, क्योंकि आपके जो रिसोर्स और मनी का सपोर्ट है, उसी से भारत के अंदर नए नए युवा जो हैं वो ग्रो कर पाएंगे। तो आपको जो ये पूरा रोड मैप मैंने बताया है यहां पर भारत की ग्रोथ का, क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? अगर ऐसा हम कर ले गए तो कितने साल तक हम इसको सस्टेन कर पाएंगे, और क्या कमियां हैं जो हम इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कारम।